साल था 1815। पूरा यूरोप थक चुका था उस एक आदमी से जिसने अपनी तलवार से बहुत सारे राजाओं को गिरा दिया, बहुत सारी सीमाएं तोड़ दी, जो अक्सर कहता था कि किस्मत मुझे नहीं, मैं किस्मत को लिखता हूं। वो था नेपोलियन बोनापार्ट। कॉर्सिका की छोटी सी धरती से उठकर वो बना दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट। उसका मानना था कि इम्पॉसिबल शब्द बस कायरो की डिक्शनरी में होता है। वो अक्सर खुद को कहता था कि मैं यूरोप का नक्शा दोबारा लिखूंगा, लेकिन वो कहां जानता था कि यही जुनून और यही घमंड बनेगा उसके अंत की वजह। कई सालों तक नेपोलियन ने अपना दबदबा बना रखा था पूरे यूरोप पे, लेकिन उस वक्त की चार सबसे बड़ी ताकतें रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने एक साथ मिलकर नेपोलियन को हराकर भेज दिया सीधा एल्बा आइलैंड्स पे। लेकिन यहां किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। किस्मत ने उसकी वापसी लिखी। वो वापस आया, उसने अपनी सेना जुटाई और कहा कि मैं लौट आया हूं एक बार फिर से सबका सर झुकाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं चार ताकतों ने भी कसम खा ली थी कि अब की बार नेपोलियन को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। और फिर 18 जून 1815 को बेल्जियम के एक मैदान में, जिसका नाम वाटरलू था, शुरू हुई वो जंग जिसने नेपोलियन का नाम और तकदीर दोनों बदल दिए। सुबह का आसमान धुंधला था, पूरी रात बरसी बारिश ने जमीन को दलदल बना दिया था, और उसी कीचड़ में खड़ी थी नेपोलियन की ग्रैंड आर्मी। 73,000 सिपाही, तोपे, घोड़े और आंखों में एक ऐसा जुनून जो बड़े से बड़े चट्टान को भी हिला दे। सामने ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की एंग्लो अलाइड फौजें, और दूर से आ रही थी प्रशिया के जनरल ब्लूचर की सेना, जिसे देखकर नेपोलियन मुस्कुराया और बोला कि आज मैं सिर्फ जीतने नहीं, पूरे यूरोप पर अपना नाम वापस लिखने जा रहा हूं। तोपें गरज रही थी, धरती कांप रही थी, घोड़े दौड़ रहे थे और तलवारों की चमक ने हवा को छीन दिया। बारूद की बू पूरे मैदान पर बुरी तरह फैल चुकी थी। उसी वक्त नेपोलियन ने अपनी सेना को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। सेना आगे बढ़ी, लेकिन वेलिंगटन के फौजी दीवार बन के खड़े रहे। नेपोलियन का हर अटैक हर वार खाली जा रहा था, उसके हर एक गोले को जवाब मिलता था, और मैदान पूरा भर चुका था चीखों से, धुएं से और मौत के साए से। सुबह से दोपहर हो गई थी। नेपोलियन की बेचैनी अब अपने चरम पर थी। उसको चाहिए था सिर्फ एक फाइनल वार, और ठीक उसी वक्त उसने आगे भेजा अपना सबसे मजबूत यूनिट, द इंपीरियल गार्ड। एक ऐसी सेना, एक ऐसी आर्मी जिसने अब से पहले कभी भी हार का सामना नहीं किया था। काले कोट, सुनहरी टोपी और आंखों में बिजली। पर तभी दूर से ढोल की आवाजें सुनाई दी। ब्लूचर की प्रशियन आर्मी आ चुकी थी, और अब नेपोलियन दोनों तरफ से घिर चुका था। एक तरफ वेलिंगटन और दूसरी तरफ प्रशियन आर्मी। न भागने की कोई जगह थी और ना ही अब पीछे हटने का मौका। देखते ही देखते शाम हो गई और मैदान अब पूरा लाशों से भर चुका था। नेपोलियन की आंखों में उस वक्त पहली बार जिंदगी में एक थकान दिखाई दी, और चेहरे पे एक ऐसी खामोशी, वैसी जैसे हार से पहले एक इंसान की शक्ल पे होती है। उसकी इंपीरियल गार्ड पिघल गई, और यही वो वक्त था जब सम्राट टूट गया। नेपोलियन ने अपनी तलवार नीचे कर दी। वो इंसान जो इससे पहले यूरोप का मालिक था, अब सिर्फ एक हारा हुआ इंसान था। वाटरलू ने सिर्फ एक बादशाह नहीं, एक युग को खत्म किया था। नेपोलियन के पराजय की कहानी लिखी थी इस वाटरलू ने। इसके बाद नेपोलियन को एग्जाइल में भेज दिया गया सेंट हेलेना के दूर आइलैंड पर, जहां पे उसने अपने आखिरी दिन अकेलेपन और पछतावे में बिताए। और आज भी जब कोई ये कहता है कि एवरीवन मीट्स देयर वाटरलू, तो उसका मतलब ये होता है वो पल जब आदमी अपने घमंड से हार जाता है। वाटरलू सिर्फ एक जंग नहीं थी, वो एक आईना था जो ये दिखाता है कि जीत सिर्फ तलवारों से नहीं, नसीब से होती है। नेपोलियन गिरा, लेकिन उसकी कहानी अमर हो गई, क्योंकि हर दौर में एक वाटरलू जरूर होता है। इस पूरी जंग की सबसे आयरॉनिकल चीज पता क्या थी? कि जिस राजा ने पूरी जिंदगी वक्त को अहमियत दी, उसी राजा का वक्त ने वक्त पे साथ नहीं दिया। ओके, सो दैट वाज आवर एनालिसिस ओवर द बैटल ऑफ वाटरलू। माय नेम इज विशेष, यू आर वाचिंग द नो कैप। फॉर मोर सच कंटेंट एंड मोर सच वीडियोस, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल द नो कैप को। कट द क्रैप एंड कीप इट रियल।